Welcome back, my dear learners of class 10th. Let us cover the last four stanzas of the poem Amanda. Why? Because in the last video, means that was the first video on this very particular poem, I had covered the first three stanzas of the poem. Now let's cover the last four stanzas line by line, my dear learners. But before I could start covering or explaining to you each and every lines of the last four stanzas, first of all, I would like to apologize for by mistake or because of the slip of tongue, just a slip of tongue, I spoke that, or I told you that this very particular poet, Robin Klein, belongs to America. She is an American poet. गलती से मैंने माय डियर लर्नर ये स्लिप ऑफ टंग था कि मैंने बोल दिया था कल के वीडियो में कि रॉबिन क्लेन एक अमेरिकन पोएट है से नहीं, माय डियर लर्नर्स। बाद में मैंने उसको तीन बार शायद मैंने आपको ये बोला था, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अमेरिकन पोएटिस नहीं है, शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन पोएटिस। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएटिस हैं और शी इज़ अलाइव इवन टुडे। शी इज़ 85+। इस वक्त वो 85+ हैं और आज भी वो अलाइव हैं। कल भी मैंने ये आपको बताया था, आज मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। आई एम रेक्टिफाइंग अगेन माई सेल्फ, एक बार फिर रेक्टिफाई कर रहा हूँ मैं आपको, ये कोई कन्फ्यूजन ना हो। आइए अब इस पोम के बचे हुए 4 स्टैंजास को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। आई एम एन ऑर्फन, यहाँ पे देखिए अमेंडा पैरेंथेसिस मैंने आपको कल बताया था कि देखिए पैरेंथेसिस क्या होता है। पैरेंथेसिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिमार्क। पैरेंथेसिस कल मैंने आपको बताया था कि जो है हर एक स्टैंजा के बाद एक पैरेंथेसिस है जो किसके जो है रिएक्शन को दिखा रहा है, अमेंडा के। तो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस इज़ अ काइंड ऑफ रिमार्क added to a sentence particularly to provide explanation। ये एक रिमार्क होता है जो किसी लाइन को क्या किया जाता है, किसी लाइन से या किसी लाइन से अटैच किया जाता है जो क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है? पैरेंथेसिस दिखा रहा है रिएक्शन, इस लड़की के रिएक्शन को। और ये रिएक्शन किसके कारण हो रहा? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव नैगिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव जस्ट पेस्टरिंग ऑफ हर ओन मदर, कि उसकी मदर जो इतना ज़्यादा नैग कर रही है, इतना ज़्यादा, एक तरह से नैग मीन्स हैरस, इतना ज़्यादा इसको परेशान कर रही है कि वो उसकी बात को ध्यान ही नहीं दे रही है। और बजाय उसकी बात को ध्यान देने के शी गेट्स lost in her own imagination and starts imagining herself, like first of all she starts imagining herself as a mermaid की तरफ वो क्या करने लगती है, इमेजिन करने लगती है। फिर वो किसकी तरह इमेजिन करने लगती है? फिर वो जो है एक ऑर्फन, यहाँ ऑर्फन की तरह इमेजिन करने जा रही है कि काश वो ऑर्फन होती तो उसकी लाइफ मच बेटर होती। फिर जो है थर्ड टाइम वो किसकी तरह इमेजिन करेगी? रोपिंजेल की तरह, एक फेरी टेल की कैरेक्टर। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करा? एक बार फिर मैंने आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस को एक्सप्लेन करा। पैरेंथेसिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिमार्क एडेड टू अ सेंटेंस टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। ये एक तरह का रिमार्क होता है जो सेंटेंस को ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस आ रहा है वो क्या कर रहा है? अमेंडा के रिएक्शन को दिखा रहा है। किसके कारण? उसके मदर के एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा हैरेस करने के कारण, परेशान करने के कारण। तो आइए देखते हैं इसको
कैरी आई एम एन ऑर्फन, कैरी है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे वो अपने आप को ऑर्फन की तरह इमेजिन करी, कल्पना कर रही कि वो क्या है, वो एक अनाथ है। ऑर्फन मतलब अ पेरेंट लेस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, फादर मदर नहीं होते। तो कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, भटक। रोमिंग का मतलब होता है लॉइटर, LOITER, लॉइटर का मतलब होता है भटकना, घूमना। द स्ट्रीट, सड़क पे, गलियों में। आई पैटर्न मीन्स आई ड्रॉ, मैं बनाती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, जो सॉफ्ट मिट्टी पे। विद माई हश्ड बैर फीट, अपने शांत पैरों से। क्या? उनके डिज़ाइन, उनके पैटर्न। देखिए, तो यहाँ पहली जो है पोम की जो पहली 2 लाइन्स हैं, उसमें वो ये जो एमेंडा है, दिस यंग गर्ल ऑफ probably 11 or 12 or 13 imagines herself as an orphan, जहाँ वो एक अपने आप को अनाथ की तरह इमेजिन कर रही है कि वो एक अनाथ बच्ची है, और अनाथ होने के कारण शी हैज़ nobody to interrupt, उसकी लाइफ में कोई नहीं है उसको इंटरप्ट करने। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम अपने आप को अनाथ किस कंडीशन में इमेजिन करेंगे। क्या अनाथ होना अच्छी बात होती है? क्या कोई चाहता है बच्चा अनाथ हो? लेकिन कब वो चाहता है? यहाँ एमेंडा क्यों चाह रही है कि ये उसके लिए अच्छा होता, दैट शी वुड बी एन ऑर्फन। बेटर टू बी एन ऑर्फन देन टू हैव फादर एंड मदर लाइक हर फादर एंड मदर। कह रही कि काश उसके मम्मी पापा होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी है जो ये शायद इस पोम में वो इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रही, क्या कर कर के, क्वेश्चन कर कर के, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो किया, विदाउट रियलाइजिंग लीस्ट or without understanding least that her daughter is first a child, and a child has her own what? Emotion, her own feeling, her own liking, her own disliking. And a child, what does a child know, or what does a child desire more than anything else? That is his or her liberty, freedom. सबसे ज़्यादा चाइल्ड क्या डिज़ायर करता है? अपनी लिबर्टी, अपना फ्रीडम। एक बच्चा क्या चाहता है? कि वो अपने अकॉर्डिंग खेल सके, अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को बिता सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गर्ल एमेंडा है वो कितना ज़्यादा, हम कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, या कितना ज़्यादा हैरेस्ड है या टॉर्चर्ड है, कि वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा होते ही नहीं। ये उसकी विश है कि काश she would be a parentless child. She would not have her own parents. And if she had not had her parents, her life would be very much different. She would be free to walk along these streets in a very relaxed and in a very careless manner, without being interrupted, without being nagged and pasted, and would be seen just making pattern with her own toes or with her own bare just feet on the soft dust of the earth or soft dust of the ground. तो यहाँ वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक अनाथ बच्ची है, अकेले भटक रही है जो है सड़क पे, और अपने सॉफ्ट फीट से, अपने सॉफ्ट पैरों से अपने पैरों से क्या बना रही है? उस सॉफ्ट मिट्टी पे अपने
पैरों के पैटर्न को बना रही है। देखिए अगले लाइन में क्या कह रही, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। देखिए क्या कह रही, द साइलेंस इज गोल्डन, कह रही साइलेंस क्या है, गोल्डन है, प्रेशियस लाइक गोल्ड। फ्रीडम क्या है, स्वीट है। तो यहाँ वो चाहती क्या, क्यों कह रही है द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, क्यों कहना चाहती है, वाई, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस लड़की के लाइफ में साइलेंस नहीं है, इस लड़की के लाइफ में फ्रीडम नहीं है। राइट माय डियर लर्नर्स, आप महसूस कर सकते हैं कि वो साफ साफ कह रही है कि साइलेंस इज गोल्डन। क्यों कह रही है साइलेंस, वाई, बिकॉज ऑल द टाइम हर मदर कैन बी सीन, कैन बी हर्ड बाय इवन अस lecturing upon her for doing this, for doing that, for doing this way, for doing that way, not to do this, not to do that, not to do this way, not to do that way, to stand this way, to sit in this way. And अगर जो आपको भी, हमको भी कोई इतना ज़्यादा टॉर्चर करे, इतना ज़्यादा हर बात पे टोके, तो शायद हमारा भी रिएक्शन एब्सोल्युटली इसी तरह होगा जैसा इस यंग गर्ल एमेंडा का है। तो ये कह रही है साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। वाई, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली शी डज नॉट हैव साइलेंस इन हर ओन लाइफ। साइलेंस हियर स्टैंड्स फॉर पीस ऑफ माइंड। She does not have mental peace in her life. She does not have liberty. She cannot do what she pleases. Why? Because all the time she can feel or she can see the eyes of her own mother fixed onto her, and it's all because of that she feels absolutely miserable and yearns to be a parentless. Why? Because if she were an orphan, life would be different. She would have liberty to move and do whatever she pleased in her own relaxed and cool manner. She could be seen playing with the soft dust and making the pattern or drawing the pattern of her feet on the soft dust of the earth. तो my dear learners, I hope पोम की पहली 3 स्टैंजास जो पैरेंथेसिस में है वो आपको क्लियर होगी। अब आइए पोम की अगले स्टैंजा को देखते हैं। फिर उसके मदर को दिखा रहा है यहाँ पे, डोंट ईट the chocolate, Amanda. Remember your acne pimples, Amanda. तो यानी कि ये पिम्पल्स की बात करें तो फिर देखिए, यानी कि एमेंडा को हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट शी इज अ टीनेजर, TEENAGER, टीनेजर या टीनेज वो स्टेट होता है या वो हमारे लाइफ का पार्ट होता है जो 13 से 19 के बीच का होता है। और जनरली माय डियर लर्नर्स, टीनेज में ही हमारे चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, हमारे चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं। तो यहाँ वो कह रही है कि डोंट ईट चॉकलेट एमेंडा। यहाँ वो एमेंडा को चॉकलेट खाने के लिए रोक रही है। क्यों? क्योंकि क्या कह रही है, देखिए, रिमेंबर योर एकने एमेंडा, कह रहा अपने एकने, ACNA, एकने का मतलब होता है माय डियर लर्नर्स पिंपल्स, PIMPLES, पिंपल्स। और जनरली पिंपल्स टीनेज में ही आता है, 13 और 19 के बीच में ही जनरली ज़्यादा पिंपल आता है माय डियर लर्नर्स हमारे चेहरे पे। तो यहाँ पे यानी कि जो ये एमेंडा है, ये हम कह सकते हैं शायद ये एक टीनेज गर्ल है, 13 से 19 के बीच की ही है। डेफिनेटली ये 13 से ज़्यादा की नहीं है, 13-14 से ज़्यादा की नहीं है। तो यहाँ कह रही है कि डोंट ईट चॉकलेट एमेंडा। वाई? बिकॉज वो उसको रिमाइंड कर रही है कि इफ़ यू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट, इफ़ यू गॉर्ज ऑन
gorge on chocolate, what will it result in? It will result in a lot of pimples on your own face. You will get a lot of pimples on your own face if you continue gorging or feeding on chocolates. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? So कह रहे will you please look at me, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी Amanda when I am speaking to you, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ Amanda? इसका मतलब है कि ये गर्ल अपनी माँ की सारे इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ही क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है. शी इज़ पेइंग नो अटेंशन टू ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, of her own mother. Why? Because she is least concerned and least bothered about all these instructions. Why? Because she is absolutely frustrated. She is absolutely disturbed because of being instructed in such a non-stop manner by her own mother. इसकी मदर इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही कि जिसके कारण ये एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम डिस्टर्ब्ड है. इसीलिए उसकी माँ कह रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी एमेंडा, क्या तुम मेरी बात सुनोगी एमेंडा? विल यू रिस्पॉन्ड in a somewhat sensible and in a somewhat responsible manner? देखिए यहाँ पे देखिए पोम की अगली 3 लाइंस भी हमने यहाँ क्लियर कर ली कि हाँ देखिए पोम की अगली 3 लाइंस में वो कह रही है प्लीज़ स्टॉप ईटिंग चॉकलेट अमेंडा. क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज कर रहे हैं, ये एक्ने पिंपल्स कॉज कर रहे हैं अमेंडा. यहाँ देखिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है कि वो शायद इसकी माँ बहुत बार उसे टोका है शायद उसने कि चॉकलेट ज़्यादा ना खाए. बहुत बार उसने उसको इस बात के लिए भी बोला है कि चॉकलेट उसके खाने के कारण शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन हर ओन फेस, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं. Nevertheless, this young girl has been gorging on chocolates without caring about the pimples she is getting on her own face. यहाँ देखिए लास्ट जो पोम की जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसकी लास्ट लाइन में कह रही है विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू, यानी कि जब मैं तुमसे बात करें तो तुम मेरी तरफ देखोगी एमेंडा. इसका मतलब एमेंडा उसको बिल्कुल ही अटेंशन पे नहीं कर रही है. वाई? बिकॉज शी इज़ ऑल द मोर फ्रस्ट्रेटेड, all the more just disturbed, and to some extent you can say that she is lost. She is lost in her own imagination. And why does she get lost in the imagination? Why? Because this imagination is a mean of escape. Escape particularly from the harsh instruction and harsh nagging of her own mother. ये उसका ध्यान नहीं दे रही. इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती है. वो इतना ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन करती है कि वो क्या करती है, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, मिजरेबल फील करती है. और मिजरेबल फील जब करती है तो क्या करती है, वो इमेजिन करने लगती है, वो अपने इमेजिनेशन में खो जाती है. क्योंकि इमेजिनेशन ही उसका तरीका है क्या करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स, ये जो इसकी माँ की नैगिंग से बचने के लिए वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है और अपने आप को पहले वो मर्मेड के लिए की तरह इमेजिन करती है, फिर ऑर्फन कहती है, अब वो अपने आप को इमेजिन कर रही किसकी तरह, रेपुंज़ेल की तरह. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, जो पैरेंथेसिस है. आई एम अ रेपुंज़ेल. रेपुंज़ेल माय डियर लर्नर्स एक जो फेरी टेल का कैरेक्टर है. एक फेरी टेल था, एक फेरी स्टोरी थी, एक परियों की कहानी थी. कह सकते हैं कि इस परियों की कहानी में एक कैरेक्टर थे रेपुंज़ेल, और ये कहानी लिखी थी ब्रदर्स ग्रिम ने. माय डियर लर्नर याद रखिएगा, ब्रदर्स ग्रिम नाम के, यहाँ पे मैं आपको कहिए तो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं माय डियर लर्नर.
ब्रदर्स ग्रिम, GRIMM, ये है माय डियर लर्नर ब्रदर ग्रिम। ब्रदर ग्रिम नाम का एक जो है राइटर था जिसने एक स्टोरी लिखी थी, ठीक है, किसकी? रैपुंज़ेल की। इस जो है फेरी टेल में एक्चुअली ब्रदर्स ग्रिम क्या जो है नरेट कर रहा है इन दिस वेरी पर्टिकुलर स्टोरी। जो ये ब्रदर्स ग्रिम है वो एक जो है वो एक लड़की की स्टोरी जिसका नाम है रैपुंज़ेल, उसकी कहानी को क्या कर रहा है? नरेट कर रहा है, बता रहा है। ये जो गर्ल है रैपुंज़ेल, शायद वो इसी एज की गर्ल है। किसके? एमेंडा के एज की ही गर्ल है, जिसको एक विच ने, WITCH विच, जिसका मतलब होता है चुड़ैल, एक विच ने उसको एक जो है फोर्ट में, या एक कह सकते हैं एक बड़े से टार में बंद कर रखा है, और उस टार में देयर इज नो स्टेयरकेस, उसमें कोई सीढ़ी नहीं है। उस टार में प्रोबेबली देयर इज ऑल्सो प्रोबेबली जस्ट यस, उसमें सीढ़ी नहीं है, उसमें उसने बंद कर रखा है, और उस टार में एक विंडो है। उस विंडो से ये गर्ल क्या करती है? रैपुंज़ेल अपने लॉन्ग हेयर को विंडो के थ्रू बाहर गिरा देती है, निकाल देती है, और उसी जो है उसके हेयर को, रैपुंज़ेल के लॉन्ग हेयर को एक रोप की तरह, रस्सी की तरह यूज़ करते हुए वो ओल्ड जो विच उसके अंदर आती है। ये कहानी मैं बता रहा हूँ आपको माय डियर लर्नर्स, जो ब्रदर्स ग्रिम ने बताई। एक दिन उसी के बाल को पकड़ के एक प्रिंस अंदर आ जाता है और ये प्रिंस और ये जो गर्ल रैपुंज़ेल, दे फॉल फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त ये जो विच आ जाती है एंड शी सेपरेट्स देम, इन दोनों को अलग कर देती है। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, after many years, again they meet and get united and get married and live happily. तो यहाँ वो रैपुंज़ेल के स्टोरी को, या इस रैपुंज़ेल गर्ल, ये फेरी टेल की जो गर्ल है, उसको ये रेफरेंस क्यों कर रही? क्योंकि ये भी चाहती है कि काश ये भी रैपुंज़ेल की तरह एक बड़े से टार में बंद हो जाती, और उस टार में क्या नहीं होता? कोई स्टेयरकेस नहीं होता, कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता, कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता। अगर कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता तो कोई उसमें आता नहीं और इसे डिस्टर्ब नहीं करता। और आगे देखिए क्या कह रही हो, कह रही है आई हैव नॉट, यस, आई एम रैपुंज़ेल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो कह रही है कि आई हैव नॉट ए केयर, कह रही है कि कोई केयर, कोई टेंशन नहीं होगी मेरी लाइफ में। रैपुंज़ेल की तरह, अगर मैं रैपुंज़ेल की तरह किसी एक टार में बंद हो जाऊं तो मेरी लाइफ में क्या होगा? देखिए क्या कह रही है, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कह रही ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, रेयर मीन्स अनकॉमन, एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो इसकी लाइफ उस टावर में कैसी होगी? बहुत ही ट्रैंक्विल, पीसफुल। रेयर, एब्सोल्युटली अनकॉमन, एब्सोल्युटली डिफरेंट। उसकी लाइफ अगर जी रैपुंज़ेल की तरह बंद हो जाती है एक बड़े से टावर में, तो इसका लाइफ वहाँ बहुत ही पीसफुल होगा, बहुत ही रेयर होगा। शी विल नॉट हैव हर ओन मदर टू nag her, to pester her by her own cliche, you can say this, by her own cliche instructions or try it instructions। ये क्या कह रही? I'll certainly never let down my bright hair। और कह रही ये भी कह रही कि मैं निश्चित ही अपने बाल उस खिड़की के बाहर नहीं लटकाऊंगी जैसा रैपुंज़ेल ने करा था, और जिसके कारण उसी के हेयर को पकड़ के वो विच उस टावर में आ जाया करती थी। कह रही नहीं,
she will not let her hair down through that very particular window of that tower, just like Rapunzel. Why? Because she does not want any person just like that old witch who entered, who climbed up that tower and came inside that tower by using the long hair of that girl Rapunzel. She says that she is not going to let her hair down through that very particular window of that tower, that somebody may take the help of her long hair just like the long hair of Rapunzel and climb onto that tower and enter her room. तो कह रही मैं अपने बाल नहीं बाहर लटकाने जा रही, किसकी तरह? Rapunzel की तरह, my dear learners. So my dear learners, आई होप आपको ये 3 स्टैंजाज एब्सोल्युटली क्लियर हैं. एक बार इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं कि कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है. पहले तो देखिए यहाँ पर ऑर्फन में ओ का साउंड, रो में ओ का साउंड, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ड्स जो अगल बगल रखे गए हैं दोनों में हमें ओ का साउंड मिल रहा है, यानी कि एजोनेंस यूज़ किया गया है माय डियर लर्नर्स. और देख लेते हैं, I pattern soft dust with my hushed bare feet. यहाँ देखिए hushed bare feet. hushed bare feet, जो पैर हैं वो कैसे हश होंगे? hushed means silent, absolutely silent, एकदम शांत. पैर हमारे कैसे शांत होंगे? कोई इंसान क्या हो सकता है? हश्ड हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, पैर नहीं. तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मिसयूज़ किया गया है. मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी एडजेक्टिव का हम मिस एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड के साथ उसको यूज़ करते हैं जिसके साथ वो फिट नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड, EPITHET, ट्रांसफर्ड एपिथेट. तो यहाँ पर माय डियर लर्नर्स इस लाइन में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि फीट हश नहीं है, साइलेंस नहीं है. क्योंकि ये साइलेंस ये चाहती है, कौन? ये अपनी लाइफ में शांति चाहती है. कौन? एमेंडा. यहाँ देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि साइलेंस को सीधे कंपेयर किया जा रहा है गोल्डन से, यहाँ फ्रीडम को सीधे कहा जा रहा है या स्वीट. यानी कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच माय डियर लर्नर्स? मेटाफोर, METAPHOR. जब भी हम किन्हीं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं बिना लाइक और एज का इस्तेमाल किए हुए, तो इसे हम कहते हैं मेटाफोर. और यहाँ पे इस लाइन में मेटाफोर यूज्ड है माय डियर लर्नर्स. और देखते हैं, देखिए, डोंट ईट द चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमेंडा रिपीट हो रही, यहाँ पे एमेंडा रिपीट हो रही, यानी कि रेपिटिशन यहाँ पर है माय डियर लर्नर्स. और देखते हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा. सो विल यू प्लीज look at me speaking to you Amanda. I am a Rapunzel. देखिए यहाँ पे Rapunzel, सॉरी, यहाँ पे वो फेरी टेल के उस सेंट्रल कैरेक्टर को रेफर कर रही है, उसको कोट कर रही है. इसका मतलब है यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है? एल्यूजन. कल मैंने आपको बताया था कि जैसे वो पोम के प्रोबेबली सेकेंड स्टैंजा में फर्स्ट पैरेंथेसिस में वो अपने आप को मर्मिट कह रही, तो वहाँ एल्यूजन उसको रेफरेंस कर रही है, उस सी क्रीचर को. यहाँ पे वो इस जो है फेरी टेल के कैरेक्टर को इनडायरेक्टली
डायरेक्टली रेफ़र कर रही है, यानी कि एल्यूजन। तो मैंने बताया कि हम लोग बातचीत के दौरान अगर किसी थर्ड बाहर के कैरेक्टर को रेफ़र करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन। तो यहाँ पे एल्यूजन है माय डियर लर्नर्स, ALLUSION। तो यहाँ एल्यूजन है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे आई रिपीट कर रहा है, आई एम अ रेपुंजेल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो देखिए यहाँ पर आई 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि रेपिटिशन फिर है। यहाँ देखिए टावर में टी, ट्रैंक्विल में टी, यानी कि रेपिटिशन ऑफ टी साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, एलिटरेशन, ALLITERATION। नेक्स्ट देखिए, I'll certainly never let down my hair। तो माय डियर लर्नर्स, ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच थे पोम की इन जो लास्ट जो है पोम की जो 3 स्टैंजाज हैं, 3 स्टैंजाज। अब इस पोम की एक और स्टैंजा बची है, तो आइए हम इस पोम की उस स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट स्टैंजा को माय डियर लर्नर्स। सो माय डियर लर्नर्स, आइए जो है पोम के जो है लास्ट जो स्टैंजा है उसको देखते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है बैड मूड या बैड टेम्पर, जो बुरे मूड में होता है या ख़राब मिजाज में होता है। सल्किंग मीन्स बैड टेम्पर, BADTAMPER, बैड टेम्पर। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस मीन्स immediately। You're always so moody। So moody means so much fluctuation in your mental state। मूडी का मतलब वो उस व्यक्ति को मूडी कहते हैं माय डियर लर्नर्स, जो हमेशा जिसका जो है मेंटल स्टेट, जिसका जो मेंटल बैलेंस होता है वो हमेशा जिसका मूड हमेशा स्विंग होता रहता है, जिसका मूड हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता है। Anyone would think that I nagged means harassed at you Amanda। तो वही कह रही है कि अमेंडा स्टॉप सल्किंग, स्टॉप बीइंग इन बैड मूड। कह रही कि ये अपना जो बैड मूड में जो तुम रहती हो हमेशा, इसको बंद करो। एक्चुअली अमेंडा इज नॉट इन अ बैड मूड ऑल द टाइम। She is not a kind of a woman she is not a kind of a young girl who does not know how to behave in a sensible and responsible manner। Actually she is sensible। हम कह सकते हैं कि वो सेंसिबल है, हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या है। शी इज़ अ ग्रोइंग गर्ल। वो एक ग्रोइंग गर्ल है who might have been experiencing a lot of changes। वो ढेर सारे चेंजेस को फील कर रही होगी और शायद उसकी माँ इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही होगी, नहीं समझ रही। यहाँ पे हम अगर देखें तो देखिए यहाँ पे वो कैसे आप ब्लेम भी अमेंडा पे ही शिफ्ट कर रही है कि कोई उसको ब्लेम ना करे, कोई उसको ये ना कहे कि दिस मदर ऑफ अमेंडा इज़ नॉट अ गुड मदर। शी is a kind of a mother who all the time harasses her young growing daughter। तो वो अपने आप पे ब्लेम भी नहीं लेना चाह रही। उसे लग रहा कि शायद कोई उसे ब्लेम कर सकता है, एक्यूज़ कर सकता है। ये किस तरह की माँ है कि जो हमेशा अपने बच्चे को डांटती रहती, बोलती रहती, हैरेस करती रहती। कह रही क्या कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। कह रही अमेंडा अपना हमेशा ये बैड मूड में रहना बंद करो। Maintain the decorum, live happily and enjoy your life। फिर you're always so moody। अमेंडा कह रही है अमेंडा तो हमेशा मूडी रहती, तुम्हारा जो मूड स्विंग है हमेशा, तुम्हारा जो मूड है वो हमेशा स्विंग करता रहता है, चेंज होता रहता है। जस्ट डोंट डू दैट, राइट।
राइट डियर लर्नर्स, कह रहा ऐसा बिल्कुल मत करो, तो फाइन, लेकिन वो कर क्या रही उसकी माँ जस्ट ट्राइंग टू शो हर सेल्फ एब्सोल्युटली क्लीन। वो दिखाना चाहते शी इज़ एब्सोल्युटली क्लीन, शी इज़ एक्चुअली नॉट एट फॉल्ट। वो दिखाना चाहते कि वो फॉल्ट पे नहीं है, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली गुड, एक्चुअली हर डॉटर इज़ एट फॉल्ट। वो चाहती है कि वो ये दिखाना कि वो सही है, उसके में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो गड़बड़ी है, प्रॉब्लम्स है, किसके साथ है? उसके डॉटर के साथ है। ठीक है, एनी वन वुड थिंक, कह रहा कोई भी ये सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू एमेंडा, कि एमेंडा मैं तुम्हें नैग करती रहती, मैं तुम्हें परेशान करती रहती, मैं तुम्हें बार बार टोक रही हूँ तुम्हारे अच्छाई के लिए, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि तुम हमेशा बैड मूड में रहती हो, तुम हमेशा जो है तुम्हारा मूड हमेशा स्विंग करता रहता है, कभी जो है तुम स्टेबल नहीं रहती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं बार बार तुम्हें बोल रही हूँ तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि शायद आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट जस्ट अ गुड इंडिविजुअल बीइंग, अ गुड वुमन। Why? Because all the time I harass my daughter, my growing child, my growing daughter. तो देखिए कैसे यहाँ पे वो किस तरह से सारा ब्लेम जो है एमेंडा पे ही शिफ्ट कर रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एमेंडा डज नॉट से एनीथिंग इन रिएक्शन। यहाँ लास्ट में एमेंडा कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, इसके पहले वो रिएक्ट कर रही थी कि पहले स्टैंजा में देखिए उसकी माँ क्या बोलती है, तो दूसरे स्टैंजा में वो रिएक्ट करती है कि काश वो एक मर्मेड होती। फिर अगले स्टैंजा में फिर वो क्या रिएक्ट करती है कि काश वो एक ऑर्फन होती। फिर अगले स्टैंजा में क्या रिएक्ट करती है कि काश वो क्या होती, वो रेपुंजेल होती। लेकिन यहाँ देखिए वो रिएक्ट नहीं कर रही। वाई? बिकॉज नाउ शी हैज़ बिकम सो सैड एंड अपसेट बिकॉज of this so many instruction, or because of so many instructions getting from her own mother, one after the other, non-stop, that now she does not want to react by imagining herself someone else to be. अब वो नहीं चाहती इमेजिन कर रहा कि काश वो ये होती वो होती। क्यों? क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है अपने माँ के इंस्ट्रक्शन से और अपने माँ के हैरेसमेंट के कारण। इतना ज़्यादा हैरेस कर रही कि अब वो शायद वो इतनी दुखी हो गई कि अब वो क्या नहीं करना चाहती है, अब वो चाहती भी नहीं है कि अपने आप को इमेजिन करे दैट शी वुड बी दैट, she would be this, she would be that, better what she is. Why? Because now probably it seems that she is now ready to resign herself, or to surrender herself to her own fate. अब वो अपने फेट को रिजाइन या सरेंडर कर देना चाहती है, माय डियर लर्नर्स। सो माय डियर लर्नर्स, पोम की ये स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा, ये भी यहाँ पे ख़त्म होती है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है। स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I am nagged at you. I nagged at you, Amanda. तो यहाँ देखिए थिंक टी से दैट टी से शुरू हो रहा है, यानी कि एलिटरेशन हो रहा है यहाँ पे माय डियर लर्नर्स। यहाँ पे एट यू एमेंडा, तो माय डियर लर्नर ये जो है ये थर्ड लाइन का ही पार्ट है माय डियर लर्नर्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है इस पोम की लाइन में स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, तो देखिए यहाँ पे भी एमेंडा आ रही, यहाँ पर भी एमेंडा आ रही, यहाँ पर भी एमेंडा आ रही, यानी कि पोम की जो लास्ट स्टैंजा है उसकी तीनों लाइनें एमेंडा से एंड कर रही हैं। इट मीन्स अगेन देयर इज रेपिटिशन ऑफ द वर्ड
एमेंडा। तो यहाँ पे रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है और ये क्या दिखा रहा है कि दैट सब कुछ, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग हु इज़ responsible, Amanda is responsible and none other than is responsible. That's it in this video.